और एक पेन का एहसास पूरे टाइम दिल में रहता था, जिसकी वजह से मैं देख रही थी कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है। हस्बैंड दूर हो रहे हैं, जो कि मुझसे इतना प्यार करते थे, अब वो मुझसे दूर होने लगे हैं। मैं संध्या खेमानी भुवनेश्वर से। मेरा जन्म 17 अप्रैल 1980 में हुआ, पुरुलिया के एक छोटे से प्लेस में। बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार था और फिर मैं एक छोटी सी जगह, उड़ीसा की छोटी सी जगह है बड़बिल, वहाँ आ गई अपने पापा मम्मी के साथ। वहाँ मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरी 2 बहनें और एक भाई थे। हम लोग सब एक साथ रहते थे। बहुत ही खुशहाल फैमिली थी, बहुत अच्छी परवरिश हुई मेरी। हमारा पूरा फैमिली आरएसएस राष्ट्रीय सेवा समिति से जुड़ा हुआ था और सब आरएसएस में बहुत अच्छा काम करते थे। बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना और उनके गाइडेंस में मैं बड़ी होती चली गई। लेकिन मुझे बहुत सारे प्रश्न होते थे मेरे मन में, जिन प्रश्नों का उत्तर जब भी मांगने की कोशिश करती थी सभी यही कहते थे कि बहुत प्रश्न करती हो, इतना क्वेश्चंस आता कहाँ है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में। प्रश्न ऐसे होते थे कि मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे, ये सब जो आप कर रहे हो रिचुअल्स, ये क्यों किया जाता है। हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी बातों के लिए प्रश्न आता था, पर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे वो प्रश्न दबने लगे। पर कुछ एक अनबिलोंगिंगनेस का एहसास हर वक्त होता था। हर वक्त ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूँ इस दुनिया की। और मेरी एक आदत बचपन से थी, मैं अपने आप से बहुत बातें करती थी। तो जब अपने आप से बहुत सारी बातें मैं अपने आप से करती रहती थी, तो मेरे जो बड़े भाई बहन थे वो मुझे बहुत ही टीज़ करते थे। हर वक्त टीज़ करते रहते थे और मेरी मजाक उड़ाया करते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे लगता था कि नहीं, ये लोग मेरे लिए नहीं हैं, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं एक अलग दुनिया की प्राणी हूँ। पता नहीं क्यों ये एहसास मेरे अंदर बहुत डीप डाउन होता चला गया और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। वहाँ पर फ्रेंड्स बनते थे, पर फ्रेंड्स के साथ बिलोंगिंगनेस का एहसास नहीं होता था। और जब भी कोई बहुत ट्रू फ्रेंड बना मेरा, तो वो मेरे से बहुत ही कम समय पे दूर हो जाता था। तो फिर एक एहसास आ गया कि अब ट्रू फ्रेंड्स तो बनाने ही नहीं है, क्योंकि ट्रू फ्रेंड्स बनाऊंगी तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे और फिर वो मुझे पेन होता था। तो इस तरह से मैंने अपने फ्रेंडशिप को भी बहुत रिड्यूस कर दिया बनाना। धीरे धीरे बहुत अकेली रहती थी। पर कई बार ऐसा होता था, जब अपनी सांसों के साथ जुड़ती थी या अपनी सांसों का एहसास आता था, तो मैं वहाँ ठहर जाती थी और फिर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाता था, मेरा माइंड मूव नहीं करता था। बस अपनी सांसों को ही गिनती चली जाती थी एक तरह से कि सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, और मैं उस स्टिलनेस में आ जाती थी, एकदम स्टिल हो जाती थी उस समय। ये मेरे साथ क्यों होता था मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था। मुझे लगता था अरे मैं काम करती रहती हूँ और अचानक फोकस पूरी सांसों पे चला जाता है और फिर मैं पूरी स्टिल हो जाती हूँ, मैं फिर कुछ भी कर ही नहीं पाती हूँ। ऐसा कैसे होता है मेरे साथ? ये सारी चीज़ें हो रही थी, बचपन से ही हो रही थी, पर क्यों हो रही थी, किस लिए हो रही थी, पेरेंट्स को भी बताती तो वो लोग भी नहीं समझ पाते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़े होते होते मुझे बहुत अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग डेवलप हो गई। सबसे अनसेटिस्फाइड रहती थी, हर वस्तु से अनसेटिस्फाइड रहती थी। लोगों की प्रक्रिया मुझे समझ नहीं आती थी कि लोग इस तरह से कैसे बिहेव करते हैं। किसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं। मेरे घर में जैसे मेरी छोटी बहन काफ़ी सुंदर थी, तो सबको का फोकस उसकी सुंदरता की तरफ था और मैं थोड़ी सिंपल थी, तो मेरी सिंप्लिसिटी पे किसी को फोकस नहीं होता था। लोग चाहते थे कि नहीं, बाहरी सुंदरता की तरफ ध्यान जाता था। तो मुझे कई बार ये प्रश्न भी आते थे कि लोग बाहरी सुंदरता को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, जबकि इम्पोर्टेंस तो भीतरी सुंदरता को देनी चाहिए। पर लगता था कि ठीक है, दुनिया ऐसी ही है और मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। हर समय ऐसा फीलिंग होता था। फिर शादी हुई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मैं दोनों
अकेले भुवनेश्वर में रहने लगे। हमारा पूरी फैमिली जो थी, हस्बैंड की फैमिली, वो राउरकेला रहती थी। तो मैं उस लाइफ को बहुत इंजॉय करने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बिलोंगिंगनेस था। हस्बैंड मुझसे प्यार करते थे और मुझे बहुत सम्मान भी देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अपने आप के साथ मुझे बहुत समय मिलता था। जितना समय घर के काम किया और उसके बाद पूरा समय अपने आप के साथ रहना, ये मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं इस लाइफ को बहुत इंजॉय करने लगी। पर उन्हीं दिनों मैं कंसीव करी और मेरा मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज होने से मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ गई। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप से, सोच लीजिए, या कुछ एक दर्द की फीलिंग मेरे अंदर घर कर गई। धीरे धीरे ये जो दर्द है वो बढ़ता गया। फिर मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, बट इस बार मैं खुश नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं पिछली बार की तरह फिर से मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। और इस डर पे काबू तो नहीं था पूरी तरह से, लेकिन इस डर के कारण मैंने अपने आप का ख्याल बहुत रखा, जिससे मेरी एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई। उस बेटी के लालन पालन में, पोषण में मैं पूरी तरह से व्यस्त हो गई। और अब घर में वो रहती थी और मैं रहती थी, और मेरे हस्बैंड सुबह काम पे निकलते थे जो सीधा रात को ही आते थे। तो मैंने उसके साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, सुंदर से एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब थोड़ी सी वो बड़ी हुई तो मैंने दूसरे बच्चे के बारे में प्लान किया, और उसके बाद मेरा मिसकैरेज होता चला गया। 3 या 4 मिसकैरेज मेरे उसके बाद भी हुए, जिससे मेरी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ा और इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। मैं बहुत इमोशनली लो फील करने लगी और फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा में रिड्यूस्ड हो गया। बैक पेन कंटिन्यूसली रहने लगा। काफ़ी देरी तक बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, झुक नहीं पाती थी। इस तरह से काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ने लगी, शारीरिक समस्याएं। और एक पेन का एहसास पूरे टाइम दिल में रहता था, जिसकी वजह से मैं देख रही थी कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है। हस्बैंड दूर हो रहे हैं, जो कि मुझसे इतना प्यार करते थे, अब वो मुझसे दूर होने लगे हैं। समझ नहीं आ रहा था इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, और अपनी तकलीफ़ में ही ज़्यादा खुद डूबी रहने लगी। बच्चे को ध्यान पूरा देती थी, पर जितना खेल कूद करके, जितनी मस्ती से मुझे बच्चे को पालना चाहिए, मुझे लगा कि उसमें भी कमी आ रही है। धीरे धीरे एक दिन हुआ कि मैं कटक गई किसी के डेथ सेरेमनी में। अब वहाँ पर मुझे मदर इंडिया मिली और उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर के ऊपर में पिरामिड है और वहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो पहली बार मेडिटेशन के बारे में जाना था, मेडिटेशन करके कुछ होता है। तो मैं उन्हें बोली कि मेरी इच्छा है, आप मुझे लेके चलोगे? तो बोले ठीक है। मैं, मेरी दीदी और मेरी भाभी, हम लोग 3 जन ऊपर जाके बैठे। उसी समय मनीष सर आए और मनीष सर ने हम लोग को ध्यान में बैठाया। जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मुझे लगा कि बस यही है जीवन में जो सब कुछ, जो इसको मैं मिस कर रही थी। और मुझे बहुत सारे कलर्स दिखने लगे और मैं ध्यान की बहुत गहराई में डूबने लगी। जहाँ 10 मिनट बैठना था, मैं आधी घंटा तो बैठ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर जाने का समय हो गया था, वहाँ से निकलने का समय हो गया था। तो दीदी लोगों ने कहा कि अब आप चलो, पर मेरे हथेली, हाथ जैसे जुड़ गए हों, खुल ही ना रहे हों। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आँखों को खोला, अपने हाथों को अलग किया और फिर घर आ गई। फिर घर के कामों में ऐसे ही बीच बीच में ध्यान आता था कि अरे वहाँ जो किया था वो कितना अच्छा लगा था, वो कभी फिर से कर सकूँगी क्या, कैसे करूँगी, कैसे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस बीच बीच में याद आता था, फिर वो एक धुंधली यादों की तरह फिर से वो चला गया। उन्हीं दिनों मेरे घर में एक शादी थी। शादी में कुछ गेस्ट आए हुए थे। उनमें से एक गेस्ट ने बोला कि परसों एक मेडिटेशन का क्लास है संध्या, तो तुम करोगी? मैं बोली घर में शादी है, देवर की शादी थी, सारे गेस्ट हैं घर में, कैसे कर पाऊँगी भाभी, इन दिनों तो नहीं कर पाऊँगी। तो बोले कि उन्होंने समझा, लेकिन बोला कि देखो सुबह 6 से 8 बजे तक है। तो मुझे लगा कि 6 से 8 तो मेरा समय है, सभी कोई 8 बजे तक तो सो के भी नहीं उठते हैं। 6 से 8 बजे तक मेडिटेशन का ये क्लास कर लूँगी, फिर आकर के अपने घर का काम कर लूँगी। और ये प्लान करते ही मैंने उन्हें हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। वो क्लास
विशाल सर कविता गुप्ता ने आयोजित किया था योग ध्यान निर्वाण, जिसको कि विशाल सर ने कंडक्ट किया था। तो विशाल सर के साथ वो 5 दिन का सफ़र इतना सुंदर रहा मेरा। इतनी सारी चीज़ें जानी, 7 बॉडीज़ के बारे में जाना, 7 चक्रास के बारे में जाना, जीवन के एक अलग अध्याय के बारे में जाना कि जीवन में ये सब कुछ भी है, जिनके बारे में हमें स्कूल में कभी ना पढ़ाया गया, ना हमारे साथ कभी कोई शेयरिंग हुई है कि इस तरह की कोई चीज़ें होती भी हैं। तो ये सब कुछ नई नई चीज़ें जान करके बहुत ही आकर्षित हो गई मैं, और मुझे लगा कि अब ध्यान तो मुझे करना ही है। ये जीवन मैं अपना ध्यान के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। उसी समय ये संकल्प ले लिया। और फिर जैसे कि बोलते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो मास्टर्स अपने आप अपीयर होते हैं, वैसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक मास्टर्स अपीयर होते गए। विशाल सर ने पत्री सर के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर जाकर के और एक मास्टर आए थे साउथ से, उन्होंने भी पत्री सर के बारे में बहुत कुछ बताया। और फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब इनसे तो मिलना ही मिलना है, पत्री सर से। उसी समय पता चला कि पत्री सर का एक मेडिटेशन का प्रोग्राम होने वाला है। तब तक मैं ध्यान करती थी, पर पूरी तरह से ध्यान की इस ऊर्जा में डूब नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि कुछ है जो कि मेरे विचारों से मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा। बार बार मेरे विचार ही ज़्यादा रहते थे, ध्यान पूरी तरह से नहीं हो पाता था। पर जब मैंने पत्री सर के साथ मेडिटेशन किया पहली बार, तो मुझे पहले तो ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि पैरों के नोक से कुछ एक चीज़ है जो एकदम ऊपर तरफ उठ रही है, और मुझे बहुत ही, मैं कैसे बताऊं, कि मुझे लग रहा था जैसे कि समुद्र की जो लहरें हैं ना, वैसे मेरे शरीर के अंदर हो रही है कुछ। और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि आंख खोलूं और भागूं यहाँ से। पर जितनी बार मैं सोचती कि आंख खोल कर के यहाँ से बाहर निकलूं, उतनी बार पत्री सर बोलते बस आंखें बंद रखना, और 5 मिनट, और 5 मिनट। लगता फिर बैठ जाओ। और जैसे ही मेरे अंदर की वो लहरें समाप्त हुई, मुझे एक ब्लू लाइट बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ दिखाई दी। और जब मैंने वो ब्लू लाइट को देखा तो मैं एकदम से, जैसे कि होता है कि ध्यान में अब डूबने की स्थिति में आ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी समय पत्री सर ने बोला, अब अपनी आंखें खोलो। मैंने सोचा ये क्या, अभी तो मेरा ध्यान लगना शुरू ही हुआ था, अब पत्री सर ने आंखें खुलवा दी। फिर पता चला कि ये मेरे विचारों की जो ऊर्जा थी, उसकी लहरें थी, जो कि मेरे शरीर से बाहर निकल चुकी हैं। अब मैं ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उसके बाद मैंने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं 40 दिन का रेगुलर मेडिटेशन करना चाहती हूँ पिरामिड के अंदर। तो दूसरे ही दिन मेरे पास राजेश सराफ जी का फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि तुम 40 दिन का मेडिटेशन करना चाहती हो संध्या। मैं बोली हाँ भैया, बहुत ज़्यादा इच्छा है 40 दिन का मेडिटेशन पिरामिड के अंदर करने की। तो बोले कि आज ही से शुरू हो रहा है, तुम्हारे घर के बिल्कुल पीछे में एक पिरामिड है, तुम चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ, वहाँ तुम 40 दिन का मेडिटेशन कर लेना। मैं इतनी खुश हो गई, 5 मिनट में मैं तैयार व्यार होकर के पूरी रेडी हो गई, और वो आकर के मुझे ले गए। वहाँ मुझे मनीष सर मिले फिर से। बस मैंने सोचा ही था कि मेरे को वो गुरु मिल जाएं जो गुरु मुझे पहली बार मेडिटेशन सिखाए थे। और वहीं पर फिर देख रही हूँ आँख खोल कर कि मनीष सर आ गए। और उन 40 दिनों में मनीष सर का इतना सुंदर सानिध्य मिला। मैं 40 दिन का दिन ऐसे लगा कि जैसे कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कुछ बहुत ही प्यारा अनुभव रहा मेरा। एक सेलिब्रेशन की तरह हमने 40 दिन पूरे सेलिब्रेशन के साथ बिताए। और उन दिनों ऐसा था, इतनी उत्साहित रहती थी, बस फटाफट घर का काम सल्टाया और मेडिटेशन के लिए चले गए। मेडिटेशन में बैठा 1 घंटा मेडिटेशन करते थे, फिर 1 घंटा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। तो बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे ही वो 40 दिन ख़त्म हुआ, फिर जा कर के हमारे कॉलोनी में मेरी एक फ्रेंड है विनीता भाभी, उन्होंने 40 दिन का ध्यान रख लिया। फिर वहाँ 40 दिन का मेडिटेशन हो गया। फिर ऐसे ही करते करते मेरी पूरी कॉलोनी जुड़ गई थी मेडिटेशन से। हम लोग सब एक साथ मेडिटेशन करने लगे। कभी मैं अपने घर में मेडिटेशन रख लेती थी, कभी वो अपने घर में मेडिटेशन रख लेती थी, कभी कोई अपने घर में मेडिटेशन रख लेता था। अब हमारे घरों में रोज़ मेडिटेशन होने लगा, उसी की बातें होने लगी, और पूरी कॉलोनी का, घर का माहौल बहुत सुंदर होने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर की जो
फीलिंग थी जो मुझे पेन देती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और मैं बहुत हैप्पी रहने लगी। उस हैप्पीनेस से मेरे घर के अंदर और ज़्यादा उत्साह आ गया। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी छोटी मोटी दूरियां आ रही थी वो सारी ख़त्म हो गई। मेरी बच्ची के साथ मुझे और अच्छा लगने लगा। मेरी फैमिली के रिलेशनशिप और इम्प्रूव होते गए और फिर मैंने जो भी सीखा वो सबको शेयर करना शुरू कर दिया। सबसे शेयर करती, फ़ोन में बातें करती, सब कोई को मेडिटेशन का रास्ता दिखाती। पर पता नहीं क्यों मेरी फैमिली, बाहर वाले तो मेरी बातें सुनते थे, मानते थे, पर मेरी फैमिली में कोई भी नहीं इंटरेस्टेड होता था। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी बहनें लोग, सबको को ऐसा लगता था कि ये तो एक दूसरी दुनिया के बारे में बात कर रही है और कोई नहीं सुनता था। उन्हीं दिनों पिरामिड वैली में गई। फिर पिरामिड वैली में जाने के बाद मुझे एक इतनी अच्छी सुकून की फीलिंग हुई। ऐसा लगा कि यही तो वो जगह है मुझे जहाँ की मैं हूँ। जो अनबिलोंगिंगनेस का एहसास होता था वो बिलोंगिंगनेस मुझे फ़र्स्ट टाइम बैंगलोर की पिरामिड वैली में फ़ील हुआ। वहाँ पर जितनी भी लोगों को देख रही थी, लग रहा था इन लोगों को तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, जबकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं था, उनसे कभी मिली ही नहीं थी। पर ऐसा एहसास होता था, हर चेहरे को देख के लगता था कि इनको देखा हुआ है, कहीं ना कहीं इनको देखा हुआ है, कहीं मिली हूँ इनसे। सबसे ऐसे ही बातें कर लेती थी, जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, लेकिन सबसे बातें करने की इच्छा हो रही थी। वहाँ के पेड़ पौधे पत्ते, हर जगह मुझे ये फील हो रहा था कि ये सारे लोग मेरे हैं। एक एक पत्तों से फीलिंग आती थी कि ये पत्ते भी मैं हूँ, जैसे कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ में मैं हूँ। और हर पत्तों से, हर पेड़ से बात करने की इच्छा हो रही थी। वहाँ पर सबसे मैं घूम घूम के बातें करती रहती थी। इतना अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धरती नहीं है, धरती से कोई ऊपर की जगह है। और वो ऊपर की जगह मतलब वहाँ की हवाएं अलग लग रही थी, वहाँ की ऊर्जा अलग लग रही थी, सब कुछ वहाँ कुछ अलग लग रहा था। वहीं पर बहुत बड़े बड़े मास्टर्स से मिलना हुआ। जैशमोहिन, पत्री सर के साथ रहने का एहसास हुआ। 3 दिन एक साथ पत्री सर के साथ रहना। फिर जैशमोहिन से मिली, फिर रे चंदन सर से मिली। और रे चंदन सर के एक DNA वर्कशॉप में देखा कि सुषमा शराफ लाइट की लैंग्वेज बोलना शुरू कर गई। ये मेरे लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग था कि ये क्या होता है, कोई लाइट की लैंग्वेज बोल रहा है, लैंग्वेज ऑफ लाइट भी होता है। ये चीज़ पहली बार जाना। और उसी के नेक्स्ट डे मैंने एनलाइटनमेंट को फील किया। ये फीलिंग इतनी सुखद थी, इतनी सुखद थी, मैं बोली कि ये सबसे सुंदर अनुभव मेरा, जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ है। और एक ऊर्जा, जैसे कि मेरे सहस्तारा से पूरी ऊर्जा निकल रही हो या मेरे सहस्तारा के अंदर एक ऊर्जा आ रही हो, इस तरह की मुझे फीलिंग हो रही थी। उसी समय रे चंदन सर आए और रे चंदन सर जब आ रहे थे तो मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कि जीसस आ रहे हैं और मैं जीसस को पूरी तरह से देख पा रही थी। फिर उन्होंने मेरे माथे में हाथ रखा और फिर मैंने देखा कि वो लाइट बंद हो गई है। ये एक्सपीरियंस इतना सुखद था। अब तो मुझे लग रहा था जैसे हर जगह मैं ही मैं हूँ, कहीं और कुछ है ही नहीं, सभी में मैं हूँ और मुझ में सब कुछ है, ऐसा फील होने लगा। एक वननेस की एहसास इतनी डीप डाउन हो गई थी, इतनी हैप्पीनेस का फीलिंग मैंने कभी अपने जीवन में एहसास नहीं किया था। मुझे लगा कि यही वो जीवन है जिससे मुझे जीना है और जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब इतने बड़े बड़े मास्टर्स का सानिध्य मिला था तो मुझे एक अंदर से ऐसा एहसास हो रहा था कि बस इन मास्टर्स का ऐसी सानिध्य मिलते जाए और मैं आगे बढ़ते जाऊँ। और सचमुच जैसे कि मास्टर्स, एंजल्स, पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरे साथ थी उस समय और मुझे आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। तो इमोशंस के ऊपर बहुत काम किया मैंने। हर समय ये सोचा कि नहीं, रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्स देना है। और जब भी रिएक्शन होता था तो मुझे एहसास होता था कि ये मेरा रिएक्टिव एक्शन है, अब इसको रिस्पॉन्सिव एक्शन लेना है। और धीरे धीरे मैंने अपने अंदर में बहुत सी सुधार करी और अब इतनी सुंदर लाइफ जी रही हूँ जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं करी थी कभी कि लाइफ इतनी सुंदर हो सकती है। जब मेरी लाइफ बहुत सुंदर होने लगी तो लोग देखने लगे, मेरे पेरेंट्स भी देखने लगे कि संध्या इतनी खुश कैसे रहती है। और उसके बाद
एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी ने भी मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। जैसे ही मम्मी मेडिटेशन में आई, मेरा छोटा भाई भी मेडिटेशन करने लगा और मेरी बहनें भी मेडिटेशन करने लगी। धीरे धीरे मेरे परिवार में सब मेडिटेशन करने लगे। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मुझे मिला जब मेरे हस्बैंड ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मेरी बेटी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि पापा आप नॉनवेज क्यों खाते हो? बोले कि बेटा ऐसे ही। बोले नहीं पापा, आज से नॉनवेज आप नहीं खाओगे। तो लगा कि ठीक है, अब नॉनवेज नहीं खाना है। उसी दिन मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया और नॉनवेज छूट गया। इसका तो मैंने सिर्फ अपने मेडिटेशन में संकल्प डाला था, लेकिन ये सच्चाई में किस तरह से इतनी जल्दी कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे मेरी पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली हो गई। अब मैं मेडिटेशन सिखा रही हूँ लोगों को जोड़ रही हूँ मेडिटेशन से। और जैसे जैसे मैं उनको जोड़ती हूँ, मेरे अपने अंदर के जुड़ाव को मैं ज़्यादा महसूस कर पाती हूँ। और अब लगता है कि नहीं, जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपनी सफलता पाना नहीं है। जीवन की खुशियाँ तो अपनी इस खुशियों को बांटना है। जो खुशियाँ मुझे मिली हैं, इन खुशियों को सबसे बांटना है, पूरी दुनिया को बताना है कि हाँ, जीवन इतनी सुंदर तरीके से भी जिया जा सकता है। हर दुख के बाद एक सुख आ सकता है और उस सुख का एहसास बहुत ही सुखद होगा यदि आप अपने अंदर से जुड़ जाओ तो। मेडिटेशन के बहुत डीप एक्सपीरियंसेस किया मैंने। ज़ीरो सेल्फ का एक्सपीरियंस किया क्वांटम के वर्कशॉप में। फिर वाल्मीकि जी से एक बार मेरी बात हुई थी मेडिटेशन के दौरान। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, लेकिन कई बार मेडिटेशन का स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता था। तो मुझे लगा एक बार मेरे अंदर ऐसा ही स्पिरिचुअल ईगो एक बार आ गया था। मंदारमनी में विशाल सर का ज़ोब्रा द बुद्धा का क्लास हो रहा था। उसमें मुझे लगा कि मैं तो मेडिटेशन में इतनी आगे बढ़ गई हूँ, पर मेरे हस्बैंड नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड नहीं करते थे मेडिटेशन। मुझे लगा कि वो तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे, क्या है, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ईगो आ रहा था मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो उस समय पत्री सर के साथ मेडिटेशन किया मैंने। समुद्र के पास में ही पत्री सर ने उस दिन मेडिटेशन कराया। और उस दिन मैंने अपने हस्बैंड का वो विशाल स्वरूप देखा जो अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया था। और कृष्ण की जगह बस वहाँ मेरे हस्बैंड खड़े थे। उस दिन मेरी आंखें नम हो गई। मैंने समझ लिया कि कितना ज्ञानी है मेरे हस्बैंड, और इसीलिए वो इस जीवन में मेरे साथ हैं कि मैं इस समय, जब तक मैं अपनी ऊर्जा उनकी ऊर्जा तक नहीं लेके आती, तब तक वो अपनी इस मेडिटेशन की जर्नी को स्टॉप करके बैठे हैं मेरे लिए, कि फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। उस दिन मेरे अंदर का रेस्पेक्ट इतना बढ़ गया उनके लिए, सारी चीज़ों को समझने के बाद। और धीरे धीरे मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया। और आज सच बताती हूँ, मेरे अंदर इतनी ग्रैटिट्यूड आ गई है, और उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में मैं हर वक्त डूबी रहती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, हर एक मास्टर्स के लिए, रामराजू सर, रागनी मैम, विशाल सर, पत्री सर, और कितने सारे मास्टर्स, रीचंदन सर, सारे मास्टर्स के लिए इतना ग्रैटिट्यूड आता है। और ऑनलाइन में अभी जूम के थ्रू हर एक जन से मुझे सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं इस कोरोना का पीरियड का भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ कि इस कोरोना पीरियड में हमें वो सारा विजडम, सारा नॉलेज घर बैठे मिला, जो कि मुझे लगा था कि हमें हर जगह जाना पड़ता था जिस विजडम को पाने के लिए, वो हमारे पास अपने आप घर बैठे आने लग गया। टेक्नोलॉजी को मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी कि आज की जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होते जा रही है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा डीपली ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।